ठीक है, विच इज द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, वर्टिसेस को कभी कभी नोड बोलते हैं, और एज किसके अंदर होता है, एज होता है वर्टिसेस के अंदर। बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वर्टिसेस, एज इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन द वर्टिसेस। ठीक है, फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। ठीक है, और हम लोग जो ट्री जो लास्ट क्लास में देखे थे, वहां से ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे, तो ग्राफ बेसिकली ग्राफ इज ऑफन व्यू एज द जनरलाइजेशन ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बहुत जगह पे लिखते हैं कि ट्री इज a certain particular type of graph। यहाँ पे another way of looking at the graph is that graph is viewed as a generalization of tree structure। ठीक है, कैसे? ट्री में हम so which is where instead of purely parent child relationship between tree node। ठीक है, तो ट्री नोड में क्या होता था, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशनशिप वन इज बेसिकली डायरेक्शन वन डायरेक्शन में है। ठीक है, ग्राफ में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एनी नोड्स, बिटवीन द नोड्स कैन एग्जिस्ट। एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कैन बी we can have in a graph। ठीक है, that is why graph is a generalization of tree structure। ठीक है, तो in a tree structure nodes can be any number of, a node can have any number of child but only one parent, whereas in graph such kind of relations does not exist। ठीक है, तो and अच्छा, the when two nodes are connected via edge। ठीक है, तो जब दो नोड कनेक्टेड बाय एन एज है, देन दिस नोड्स आर नोन एज नेबर। ठीक है, तो जैसे कि ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, तो इसमें टू नोड्स आर कनेक्टेड बाय एन एज, देन वन एंड टू आर नेबर्स, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, ग्राफ के एडवांटेज के ग्राफ का जो मॉडल है, ये बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिचुएशन को सिंप्लीफाई करके मॉडल बना सकते हैं ग्राफ है ग्राफ में। इसके चलते क्या होगा कि इसके चलते क्या होगा कि हम लोग बहुत सारा कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग ग्राफ के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ का बहुत सारा एल्गोरिज्म है, बहुत सारे रिजल्ट है, तो इसकी काफी वास्ट एरिया है, तो इसके द्वारा हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एसेंशियली ग्राफ इज यूज्ड एज मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ग्राफ मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राफ का जो रिजल्ट है उसमें अप्लाई करके मुझे रिजल्ट मिलेगा, फिर उस रिजल्ट को रियल लाइफ में मैप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि सम ऑफ द एल्गोरिथम्स आर वेरी स्लो एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत सारा ग्राफ एल्गोरिथम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बहुत स्लो भी है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। तो बिफोर इसके पहले हम लोग के आगे जाए, ऑपरेशनल डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑपरेशन देखे, तो इसके पहले हम लोग ग्राफ के मॉडल्स के बारे में बहुत देखते हैं। जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उस पार्ट में चले जाए। तो ये ग्राफ का बेसिक चीजें है, इंफॉर्मेशन है, तुम लोग सब जानते हो। आई थिंक ग्राफ कोर्स है ना तुम लोग का, कोर्स में इसमें है, गंगराम से पढ़ाए थे तुम लोग को कि इस सेमेस्टर में है? हाँ सर, था कुछ बच्चे वेट कर रहे सेमेस्टर हैं। में था, तो तुम लोग बेसिक ग्राफ का तो नॉलेज वगैरह है ही है, तो थोड़ा ग्राफ का मॉडल के बारे में डायरेक्ट में मॉडल में चले जाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ तुम लोग जानते हो। ठीक है, सिंपल ग्राफ में क्या है कि कोई पैरेलल एज नहीं होगा। ठीक है, कोई लूप भी नहीं होगा। मल्टी ग्राफ में क्या है कि मल्टी एज हो सकता है, मतलब पैरेलल एज हो सकता है। सूडोग्राफ में क्या है कि मल्टी एज भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए सूडोग्राफ। ठीक है, ग्राफ डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंटली ग्राफ वाइड वैरायटी ऑफ मॉडल ग्राफ का है, और डाइवर्स फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल नेटवर्क है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेटवर्क में हम लोग यहाँ पे एक इकोलॉजी में और इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं कि
जब नीच ओवरलैप ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी है, ये मॉडल है, तो ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर इन्वॉल्व बाय इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज ये दो स्पीसीज है, देयर इज एज बिटवीन देम व्हेन दे आर लुकिंग फॉर सेम फूड, ठीक है। इन दिस वे देयर इज अ मॉडल। सॉरी, हाँ बोलो सर, बोलो। कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं सर ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग ग्राफ का डिफरेंट मॉडल में के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल नेटवर्क में नीच ओवरलैप ग्राफ है। तो ये जो क्या करते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज के अंदर ओवर फूड के लिए जो इंटरेक्शन होता है, जैसे कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, देयर इज एज बिटवीन टू स्पीसीज व्हेन दे आर लुकिंग फॉर सेम फूड, ठीक है। एंड ये जो वर्टिसेस है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीसीज, बेसिकली दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो ये अनरेटेड ग्राफ है बेसिकली। तो ये बायोलॉजिकल नेटवर्क में ग्राफ का मॉडल। सिमिलरली प्रोटीन बायोलॉजी में प्रोटीन इंटरेक्शन ग्राफ है, बिकॉज तुम लोग देखो ये प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन इंटरेक्शन इन ए लिविंग सेल occurs when two or more protein cell bind to perform certain biological function। तो हम लोग के बॉडी में किसी का भी कोई भी जो जीवित प्राणी है उसके बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन है, प्रोटीन सेल है, तो वो अपने बहुत सारे किसी के दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करते हैं बहुत सारे टू परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। जैसे कि हम लोग के बॉडी में अराउंड 1 लाख प्रोटीन है, तो और इसके बीच में बहुत सारे प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, लगभग 10 लाख के करीब करीब इंटरेक्शन होता है। एज है बेसिकली, इंटरेक्शन मतलब देयर इज एज बिटवीन द प्रोटीन टू परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शन। ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग, तो सबके अंदर पे प्रोटीन है और प्रोटीन के अंदर जो ये इंटरेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सोशल नेटवर्क में भी ग्राफ का इस्तेमाल है बेसिकली। तो ये जो मॉडल है, तो इसको बोलते हैं अक्वांटेंशिप एंड फ्रेंडशिप ग्राफ। ये ग्राफ मॉडल है तो टू रिप्रेजेंट वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट पीपल है, एग्जाम्पल पिक्चर देखो, डिफरेंट पीपल है, उसके अंदर पे जब कोई रिलेशनशिप होगा तो इसके रिलेशनशिप को भाया एक एज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब ये है अनरिलेटेड ग्राफ, और ये अनवेटेड ग्राफ भी है, मतलब एज में कोई वेट नहीं है, ठीक है। जब अगर किसी के सपोज हेलो यस सर, ग्राफ हम लोग नहीं पढ़े हैं सर, का धीरे धीरे ये कुछ समझ नहीं आया, ऊपर से जा रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, ग्राफ तो था तुम्हारा सिलेबस में सर। सर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। ये थोड़ी एग्जाम में नहीं है लगेगा, ग्राफ का खाली सर्टेन मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर इसी को सर धीरे इजी से सर शुरू से सर फिर से बता दीजिए। यस सर, यस सर, शुरू से। ये तो प्रोटीन इंटरेक्शन ग्राफ समझ में आ गया? नो सर, शुरू से स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, तो बेसिकली ग्राफ का तो बेसिक डेफिनेशन जानते हो? ग्राफ का बेसिक डेफिनेशन, पैरेलल ग्राफ क्या है, ये सब जानते हो? कोई रिप्लाई नहीं। नो सर, हम लोग ग्राफ नहीं पढ़े हैं। हेलो सर, एमएनसी वाले ग्राफ नहीं पढ़े हैं। तो सर हम लोग ग्राफ पढ़े ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ बात नहीं। ग्राफ में कि सेट ऑफ पॉइंट्स है और लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स है। ग्राफ का डेफिनेशन में अगर मैं जाता हूँ, मैं स्लोली जा रहा हूँ, जहाँ पे दिक्कत हो रहा है वहाँ पे बोलो, आई विल डिस्कस मोर इन मोर डिटेल, ठीक है। द सेट ऑफ पॉइंट्स, ग्राफ मतलब क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये वाला देखो, ये पिक्चर में है, ये ग्राफ है, मेरे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है और लाइन बिटवीन द लाइन जो है वो क्या करते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। खुद को भी ज्वाइन कर सकता है जैसे, ठीक है। तो ये तो सब बोलेंगे से कौन सा क्या है।
So informally, it is a mathematical structure to model a pairwise relationship between the objects. तो रिलेशन तो तुम लोग जानते हो, तो सेम रिलेशन आइडिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो रिलेशन बिटवीन द बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ये ग्राफ. ठीक है. फॉर्मली क्या है कि जी इज ए ग्राफ. ये ऑर्डर पेयर जी एंड जिसका जो कंपोनेंट है वी एंड ई है. ठीक है. और V इज अ वर्टेक्स, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एंड E इज कॉल्ड एज सेट. कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोल सकते हैं? बेसिकली इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर तुम लोग जानते हो, इज कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट कनेक्ट दिस वर्टिसेस. ठीक है. तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. ठीक है. यहाँ पे जो सर्टेन कीवर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं एडजेसेंट. यहाँ पे देखो V2 एंड V3 आर एडजेसेंट बिकॉज देयर इज एज बिटवीन देम. और यहाँ पे मैं बोला था कि V2 एंड V3 आर नेबर ऑफ ईच अदर. सिमिलरली E2, ये जो एज है E2 इज कॉल्ड इंसिडेंट विद V2. E2 इज इंसिडेंट विद V2. सिमिलरली E2 इज इंसिडेंट विद V3. और ये जो वर्टेक्स है इसको बोलते हैं एडजेसेंट विद ईच अदर. क्लियर? ये कीवर्ड यूज होता है ग्राफ. ये एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास ये सेट ऑफ वर्टिसेस है और ई बेसिकली ई इज ए रिलेशन. बेसिकली रिलेशन किसके बीच में है? पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच. जैसे कि V1 V2 के अंदर, V1 V2 के अंदर एक एज है तो देयर इज ए ऑर्डर पेयर. V2 V3 के अंदर एक एज है तो देयर इज ए ऑर्डर पेयर. देखो लाल से डिनोटेड है. ठीक है. V3 V5 के अंदर एक ऑर्डर पेयर है, एज है. V2 V5 के अंदर एक ऑर्डर पेयर है, देखो लाल से. और जो V5 के अंदर है तो V5 ये V5 एंड V3 होगा. नो V5 कौन सा होगा? V1 V2 V2 V3. हाँ, तो ये बेसिकली ये यहाँ पे E5 मतलब ये बेसिकली यहाँ पे गलत है. ये यहाँ पे ये V3 V5 होगा. ये होगा तो बेसिकली यहाँ पे V3 V5. देखो यहाँ पे V3 V5 दो बार है. बेसिकली पैरेलल एजेस है और V1 V2. ठीक है. तो ये सब कलर्ड एज है, कुछ कारण है कलर्ड में दिया हो इस सर्टेन. ये जो E6 है ना, जो बेसिकली इसको लूप बोलते हैं. ठीक है. सेम वर्टेक्स के साथ रिलेशनशिप है. ठीक है. तो ये जो ऑर्डर पेयर है U एंड V एंड U, दीज आर ऑर्डर पेयर आर सेम. ठीक है. इसमें कोई ऑर्डर का प्रायोरिटी नहीं है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है सम टर्मिनोलॉजी क्या क्या है. बेसिकली हम लोग दो एज ये टू वर्टिसेस U एंड V, इसको बोलते हैं इन वर्टिसेस ऑफ द एज UP. ठीक है. इन वर्टिसेस बोलते हैं. एज हैव सेम इन वर्टिसेस जिसका है उसको पैरेलल एजेस बोलते हैं. अगर दो एज ले लो जिसका सेम इन वर्टिसेस है उसको पैरेलल एज बोलते हैं. क्लियर? लूप किसको बोलेंगे इस फॉर्मेट में? जो सेम V2 जो ऑर्डर पेयर में दोनों सेम है तो इसको लूप बोलेंगे. ठीक है. सिंपल ग्राफ क्या है? सिंपल ग्राफ में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पैरेलल एज और लूप. ठीक है. एग्जांपल तुम इमेजिन करो, तुम्हें मिल जाएगा. जैसे कि ट्रायंगल इज ए सिंपल ग्राफ. मल्टी ग्राफ क्या है कि जिसमें मल्टी एज रह सकता है और पैरेलल एज रह सकता है. जैसे कि यहाँ पे पैरेलल एज है, दिस इज ए मल्टी ग्राफ. अगर इसको निकाल दो तो ठीक है. सूडोग्राफ किसको बोलेंगे? जिसके अंदर मल्टी एज भी है और लूप भी. ठीक है. ये क्लियर है. तो ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड, ग्राफ कैन बी अनडायरेक्टेड. ये डायरेक्शन किसके ऊपर बेस करके होता है? डायरेक्शन एज के डायरेक्शन के ऊपर बेस करके डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है. ठीक है. तो अगर यहाँ से यहाँ इस तरफ डायरेक्शन देना चाहता हूँ तो मैं इसको एरो से डायरेक्शन दे सकता हूँ. ठीक है. सिमिलरली ग्राफ कैन बी वेटेड, ग्राफ कैन बी अनवेटेड. ये जो एज है अभी फिलहाल तो इसमें कोई वेट नहीं है. एज के अंदर वेट भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन सर्टेन डिफरेंट पैरामीटर.
तो वो हम लोग बाद में थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे कि अगर वेट क्यों देंगे, कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो ये जो हम लोग बोले थे कि डिफरेंट मॉडल की बात किए थे, जो अभी लास्ट वाला पीडीएफ में हम लोग बात किए थे कि बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है वो ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है और इसके चलते काफी एडवांटेज मिलता है। तो डिफरेंट फील्ड में बायोलॉजिकल नेटवर्क में भी इसका एप्लीकेशन है। तो इसमें वन ऑफ द एप्लीकेशन इज नीच ओवरलैप ग्राफ इन इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस करने के लिए ये होता है। ठीक है, इसमें इसेंशियली क्या हो रहा है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है कि हाउ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एक के साथ दूसरे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द कंपटीशन बिटवीन द स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम कैन बी मॉडल। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडल हो रहा है ये कंपटीशन बिटवीन द स्पीसीज है। कंपटीशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपटीशन फूड, कौन किसके पहले कौन से फूड को ग्रैब कर रहा है उसके हिसाब से, और कौन कौन सा स्पीसीज सिंगल फूड के पीछे दौड़ रहा है उसके ऊपर बेस करके कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ईच जो है ईच स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टेक्स। अगर जो बायोलॉजी नेटवर्क में क्या करेंगे कि ईच स्पीसीज को हम लोग वर्टेक्स के रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अनडायरेक्टेड एज connects to vertices if two species represented by these vertices। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। कब से नहीं हो रहा है? अभी 2 मिनट पहले अभी हुआ है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज है इससे these are denoted by these are represented by the vertices of a graph। और उसके अंदर एज कब होगा कि अनडायरेक्टेड एज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। अनडायरेक्टेड एज कनेक्ट्स टू वर्टिसेस, कब कनेक्ट करता है? ये टू स्पीसीज represented by these vertices compete किसलिए compete? that is some of the food resources where they uses, ठीक है, are same, मतलब सब सेम फूड दे शेयर कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो जो स्पीसीज है ये सेम फूड शेयर कर रहा है तो देयर इज एज। ये दो स्पीसीज है सेम फूड शेयर कर रहे हैं, देयर इज एज एंड सो ऑन। तो ये जो मॉडल है इसको बोलते हैं, ये इससे हम लोग इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस कर सकते हैं। और दिस मॉडल इज डिजाइन बाय नीची, तो इसको बोलते हैं नीची ओवरलैप ग्राफ इन इकोलॉजी। ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ मॉडल। दूसरा है प्रोटीन इंटरेक्शन ग्राफ, क्योंकि हम लोग जो बॉडी में बहुत सारा, नॉट ओनली हम लोग, कोई भी जीवित आदमी है तो जीवित प्राणी है तो उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन रहता है। प्रोटीन एक के साथ दूसरे के साथ तीसरा इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन क्यों करता है कि सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी लिविंग सेल में, ठीक है, तो प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। सबके साथ सबका जरूरी नहीं है, पर जिसके साथ जरूरी है केमिकल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क। ठीक है, तो और इसको प्रोटीन इंटरेक्शन ग्राफ भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया कि ये प्रोटीन इसके साथ कनेक्ट करके सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 1 लाख प्रोटीन है और 1 लाख प्रोटीन एक के साथ दूसरा कनेक्ट करके लगभग कनेक्शन कितना है? 10 लाख के करीब कनेक्शन है। कनेक्ट करके सर्टेन हम लोग जब खाते पीते तो बहुत सारा बायोलॉजिकल इसमें मूवमेंट की चीजें हो रहा है बॉडी में, तो वो सब चीजें प्रोटीन इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है और इसको हम लोग ग्राफ से मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी जीवित प्राणी है तो उसके अंदर प्रोटीन इंटरेक्शन ग्राफ होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटीन एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट जो है सोशल नेटवर्क में भी हम लोग ग्राफ मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल नेटवर्क में तुम लोग जानते हो कि बहुत सारे फेसबुक करते हो, व्हाट्सएप करते हो, पहले और कुछ था और अभी लिंक्डइन है, बहुत सारा सोशल नेटवर्किंग
कोई ब्लॉग है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी हम जो चीजें होता है, तो जो जो एक के साथ दूसरा इंटरेक्शन और बहुत सारा जो लिंकिंग होता है सोशल नेटवर्किंग के अंदर, तो उसको भी हम लोग ग्राफ से मॉडल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्वेंटेंशिप, जो एग्जाम मॉडल की बात करते हैं, एक्वेंटेंशिप और फ्रेंडशिप का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास जैसे कि लीला के साथ ज्ञान नोन है, तो देयर इज एज बिटवीन देम। ठीक है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन नहीं है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एज एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं कि एक्वेंटेंशिप और फ्रेंडशिप। ठीक है, ये जो एज है, तो यहाँ पे एज का देखो अनवेटेड ग्राफ है, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ तो इसके साथ एक एज है, मैं इसको नहीं जानता हूँ तो देयर इज नो एज, इसको नहीं जानता हूँ तो देयर इज नो एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टू रिप्रेजेंट वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, ये बेसिकली रिलेशनशिप ग्राफ में ये होता है। अब कोई बोल सकता है कि सर मैं मेरा फेसबुक में ये फेसबुक का भी तुम्हारा जो फ्रेंड लिस्ट में जितना लोग है उसका इंटरेक्शन भी इससे कर सकते हो, इसका ग्राफ तुम डिजाइन कर सकते हो। हाँ, अगर तुम ग्राफ के एज का वेट देना चाहते हो तो दे सकते हो कि सपोज यान के साथ लीला का फ्रेंडशिप ज्यादा है इसके विथ रिस्पेक्ट टू हर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एज का वेट दे सकते हैं, तो इन दैट केस इट विल बी वेटेड ग्राफ, नॉट ए अनवेटेड ग्राफ। तो यहाँ पे सपोज इसके साथ इसका वेट ज्यादा है, ज्ञान के साथ लीला का वेट ज्यादा है, तो इसमें सपोज मैं अगर 0 से 10 के अंदर में एज का वेट दे रहा हूँ, तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द फ्रेंडशिप क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप they share, मतलब quality of friendship, I can give a age weight on different age। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो है सोशल नेटवर्क में भी इन्फ्लुएंस ग्राफ, सोशल नेटवर्क के अंदर इन्फ्लुएंस ग्राफ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट स्टडीज एक ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि देयर इज अ डायरेक्शन बिटवीन दिस। क्या होता है, सर्टेन पीपल कैन इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ अदर, ये होता है ये सोसाइटी में। ठीक है, सर्टेन पीपल इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ अदर, तो इसको भी हम लोग मॉडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन इन्फ्लुएंस दिस पर्सन, ठीक है, और दिस पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, so there is a age, देखो डायरेक्टेड एज फ्रॉम हियर टू हियर। दिस पर्सन इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन, so there is a directed age, दिस पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन, so there is a directed age। एंड देखो यहाँ पे बोथ वे डायरेक्शन भी है, दिस पर्सन इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन आल्सो इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन, तो देयर इज अ डायरेक्टेड पैरेलल भी है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स आर डिनोटेड एज अ वर्टेक्स, जब जो जिसको इन्फ्लुएंस करता है, तो देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट जो है ये सोशल नेटवर्क के अंदर कोलैबोरेशन ग्राफ भी आता है। ठीक है, यूज टू मॉडल सोशल नेटवर्क वेयर टू पीपल आर रिलेटेड बाय वर्किंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर। ठीक है, तो जब कोलैबोरेशन ग्राफ यूज होता है बहुत सारे जगह पे, जब टू पीपल एक काम को परफॉर्म करता है, रिलेटेड एक काम इकट्ठा करते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन ग्राफ। इसको ग्राफ जो मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन ग्राफ इन जनरलाइज्ड वे। इस पर सम पर्टिकुलर वे में क्या करते हैं, क्या नाम है, कौन कौन सा ग्राफ का, हॉलीवुड ग्राफ है। फॉर एग्जांपल, टू रिप्रेजेंट द एक्टर्स by vertices, which represents the actors by vertices and connects two actors with an age, ठीक है, if they have worked together in a particular movie or television show। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉलीवुड। एकेडमिक कोलैबोरेशन ग्राफ भी होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि सर्टेन पेपर में 2-3 एडिट ऑथर है, तो हम लोग मतलब एक काम 2-3 मतलब मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट की मंजरी मैडम के साथ अगर कोई काम कर रहा हूँ, रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, तो देयर विल बी एज बिटवीन मी एंड हर। सिमिलरली मैं अगर प्रोफेसर वेंकटेश तिवारी के साथ काम कर रहा हूँ, तो देयर इज एज बिटवीन मी एंड प्रोफेसर तिवारी। अगर प्रोफेसर तिवारी मंजरी मैडम के साथ काम नहीं कर रहे, तो देयर विल बी नो एज। ठीक है, इसको बोलते हैं एकेडमिक कोलैबोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी ग्राफ का मॉडल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक डिवाइस, हर एक डिवाइस को एक वर्टिसेस के तौर पे देखा जाता है, और डिवाइस के अंदर एक डिवाइस के साथ दूसरे डिवाइस का जो कनेक्ट होता है वाया एन एज होता है, जो उसको एज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर एक कॉल ग्राफ है, ये भी वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है। कॉल ग्राफ क्या है, बेसिकली इट इज ए डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। तो which can be used to model the telephone calls made in the network। ठीक है। तो जो टेलीफोन कॉल होता है तो उसको भी हम लोग जो कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसको भी हम लोग मॉडल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉल ग्राफ। ये कॉल ग्राफ इज ए कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है। फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू में भी देख सकते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। देखो ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, तो देयर विल बी अ डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है। व्हिच रिप्रेजेंट कॉलिंग रिलेशनशिप बिटवीन द सबरूटीन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा बेसिकली सबरूटीन है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मॉड्यूल भी बोलते हैं कभी कभी। तो एक मॉड्यूल के साथ दूसरे मॉड्यूल का रिलेशनशिप कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली एसेंशियली तुम अगर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन की जब डॉक्यूमेंटेशन कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें लगेगा। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो जैसे कि पहला जो ग्राफ है वेब ग्राफ, तो बेसिकली वेब ग्राफ का भी मॉडल है डायरेक्टेड ग्राफ। तो बेसिकली तुम जब वेब पेज में देख रहे हो, कोई एक वेब पेज देख रहे हो, तो यहाँ पे सारे वेब पेज, सारे जैसे मेरा वेब पेज है, दिस विल बी ए वर्टेक्स ऑफ एन ग्राफ। देन सपोज प्रोफेसर तिवारी, वेंकटेश तिवारी का वेब पेज है, ये भी एक वर्टेक्स माना जा सकता है, इमेजिन कर सकते हैं। और उसके अंदर एज कब होगा, जब मेरे होम पेज में प्रोफेसर तिवारी का लिंक दिया रहेगा, मतलब कोई जैसे हाइपर लिंक दिया रहेगा, उसी की लिंक अगर मैं क्लिक करेंगे तो प्रोफेसर तिवारी को वेब पेज में जा रहा है, तो देयर विल बी एन एज फ्रॉम माय द वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू मी टू द बेसिकली डायरेक्टेड एज भी हो सकता है। तो वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेसिकली टू प्रोफेसर तिवारी। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि एन एज स्टार्ट इन द वेब पेज ए एंड एंड्स इन वेब पेज बी इफ देयर इज ए लिंक ऑन ए पॉइंटिंग टू बी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेब ग्राफ। साइटेशन ग्राफ भी होता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। जैसे कि मेरे पेपर में मैं 10 लोगों का पेपर साइट किया हूँ, तो देयर विल बी एज फ्रॉम द वर्टेक्स corresponding to my name to rest of the people। ठीक है। तो या एज इससे हम लोग को साइटेशन ग्राफ मिलता है। फिर ये साइटेशन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर में, तुम जब रिसर्च करोगे साइटेशन जो एज इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट होता है, वहाँ पे साइटेशन ग्राफ का इस्तेमाल। ठीक है। और क्या है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड एप्लीकेशन में भी इसका ग्राफ का मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूल डिपेंडेंसी का क्या है कि डिफरेंट मॉड्यूल, प्रोग्राम में बहुत सारा मॉड्यूल है, तो एक के साथ दूसरा मॉड्यूल कैसे इंटरेक्ट करती है इसके ऊपर बेस करके, कैसे डिपेंडेंसी है इसके ऊपर बेस करके मॉड्यूल डिपेंडेंसी ग्राफ होता है। ठीक है। कहाँ पे होगा, फॉर ए प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम टेस्टिंग, प्रोग्राम मेंटेनेंस, ये सब कुछ में सॉफ्टवेयर, कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो तो ये सब पता चलेगा कौन कौन सा मॉड्यूल क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं, उसके अंदर डिपेंडेंसी क्या। ठीक है। इसको भी हम लोग मॉडल कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रेसिडेंस ग्राफ और एंड कॉन्करिंग प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेस में बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर देखोगे ये सब एक प्रोसेस है। ठीक है। बेसिकली प्रोसेस मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ए इक्वल टू 0 ये एक प्रोसेस है, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू a+1, डी इक्वल टू a+b। ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर तुम प्रॉपर्ली, देयर आर सर्टेन डिपेंडेंसीज बिटवीन वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ठीक है। अगर तुम S1 को एग्जीक्यूट नहीं करके S3 को एग्जीक्यूट कराने जाओगे तो प्रोसेस फेल हो जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारा काम फेल हो जाएगा। तो प्रोसेस किसके साथ किसका डिपेंडेंसी है उसको हम लोग भाया ग्राफ में देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ और कॉन्करेंट प्रोसेसिंग।
तो बेसिकली यहाँ पे अगर पिक्चर में देखो तो ये जो S1 किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, देखो S1 S1 नहीं होगा तो S3 भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज वाई यहाँ पे डायरेक्टेड एज। और S1 नहीं होगा, सिमिलरली S1 नहीं होगा तो S4 भी कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, तो देयर इज ए डायरेक्टेड एज। S1 नहीं हो, बस इतना ही दो, S5 भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो देयर इज ए डायरेक्टेड एज एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके। S1 नहीं होगा तो S6 भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि C कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, D कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो देयर इज ए डायरेक्टेड एज। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग एक डिपेंडेंसी प्रेसिडेंस ग्राफ बना सकते हैं कि किसके पहले किसका। तुम हासे डायग्राम पढ़ोगे कभी तो पता चलेगा, सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया। ठीक है, इसलिए पहले S1 एंड S2 को कंप्यूट करोगे। देखो यहाँ पे S1 एंड S2 को नीचे ड्रॉ किया गया है, पहले इन दोनों को कंप्यूट करेंगे, फिर इसके बाद इसका प्रेसिडेंस है, उसके बाद इन दोनों का प्रेसिडेंस। ठीक है, S5 अगर ये S1 S2 कैलकुलेट नहीं करोगे तो ऊपर वाला नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, सिमिलरली S5 cannot be executed before S1 and S2 and S4 are executed। यही चीज यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में भी हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब एयरलाइन जो रूट है और तो वहाँ पे भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बेसिकली ग्राफ का मॉडल यूज करते हैं। ये जो वेबसाइट में लिखा हो कि flightradar24.com, यहाँ पे अगर जाओगे, तुम्हारा कंप्यूटर लॉगिन करो, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्लाइट का मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सी पाथ में हो रहा है, वहाँ पे ग्राफ लाइव रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी आज एकदम आज के हर दिन का दिखाते हैं। और यहाँ पे तुम्हें पता चला कि तो बेसिकली यहाँ पे एसेंशियली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक एयरपोर्ट को वर्टेक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली दिस इज एयरपोर्ट, दिस इज एयरपोर्ट, दिस इज एयरपोर्ट, तो एंड देयर इज ए पाथ, मतलब ये पाथ से हम लोग एक फ्लाइट को मूव कर सकते हैं इधर से इधर। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे दिखेगा flightradar24.com। सिमिलरली रोड नेटवर्क में भी हम लोग नेटवर्क को भी हम लोग ग्राफ मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है टूर्नामेंट के में भी हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग ये सुने होंगे राउंड रोबिन वर्ड सुने होंगे। राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी होता है which is modeled by using directed graph। तो ये कैसे काम करता है, जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे ग्राफ को देख के कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखो बेसिकली जो टीम है, यहाँ पे 6 टीम है, 6 टीम ग्राफ का वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए टूर्नामेंट वेयर ईच टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम। ठीक है, एग्जैक्टली वन एंड नो टाइज इज अलाउड। तो कोई भी मैच हो रहा है, यहाँ पे कोई टाई नहीं है, जैसे फुटबॉल मैच हो रहा है कोई टाई पॉसिबल नहीं है, और ऐसे सिचुएशन करके रखे और सारी टीम के साथ मैच खेल सकते हैं। तो देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। अब डायरेक्शन किसके ऊपर बेस करके होगा, देखो ए बी इज ए एज, टीम ए बीट्स ए बी इज ए एज, मतलब डायरेक्टेड एज, ए बी इज ए डायरेक्टेड एज इफ टीम ए बीट्स टीम। ठीक है, टीम ए सिमिलरली टीम ए इज, यहाँ पे पिक्चर में देखो ये डायरेक्टेड एज देख के तुम्हें पता चलेगा कि टीम ए इज अनडिफिटेड, क्योंकि टीम ए टीम 6 को भी हरा है, 5 को भी हरा है, 4 को भी हरा है, 3 को भी हरा है और 2 को भी हरा है। तो दैट इज व्हाई तो देयर इज नो एज इज कमिंग टुवर्ड्स टीम 1, तो इसलिए टीम ए इज अनडिफिटेड। टीम 3 देखो यहाँ से सारे टीम की तरफ से डायरेक्टेड एज आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टीम 3। ये ग्राफ देख के पता चलेगा टीम 3 इज विनलेस, कोई भी मैच नहीं जीता। ठीक है, तो इसको ये जो टेक्निक है इसको राउंड रोबिन टेक्निक बोलते हैं बेसिकली। बस ये कम से कम डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट मॉडल है, जो मैं 13 मॉडल यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। ये ग्राफ और भी बहुत सारा मॉडल है, तो कम से कम इतना मॉडल तुम्हारा आइडिया है तो वो काम चल जाएगा। एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये सब सर काइंडली पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ग्राफ का। ये ग्राफ का
ये मैं बोल देता हूँ, ये जो है ये केम्स रोजन का बुक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बुक, ठीक है, नोट करो, केम्स रोजन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो वो जो बुक है वहाँ पे ग्राफ वाले चैप्टर से पिकअप किया गया है, और भी बेस्ट, ठीक है, केम्स रोजन का ग्राफ। और ग्राफ के बारे में और डिटेल्स में और अच्छे से स्टडी करना है तो डॉगलर वेस्ट का बुक है ग्राफ थ्योरी के, पर्टिकुलरली ग्राफ थ्योरी के ऊपर बेस करके। और ये जो पोर्शन मैं अभी यहाँ पे तैयार किया हूँ, ये केम्स रोजन का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो बुक है उसके ऊपर, इसका ई कॉपी नेट में अवेलेबल है, ठीक है। अब जो आते हैं कि ये तो गया सब जो डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर, लीनियर, ये सब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब जो है ये डेटा स्ट्रक्चर लेके करेंगे क्या, इसके अंदर सर्टेन ऑपरेशन भी बेसिकली है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो काम कर मतलब स्टडी करते हैं वो है ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन होता है इसके अंदर। तो वन ऑफ द ऑपरेशन इज, मतलब डेटा को तो मैं रिप्रेजेंट किया वाया ग्राफ, ट्री, ये सब लेके करेंगे क्या, तो इसके अंदर सर्टेन ऑपरेशन हम लोगों को चाहिए जनरली, यूजुअली। तो एक होता है ट्रैवर्सिंग, इट मीन्स दैट you access each data item exactly once so that it can be processed। तो ऐसे है कि जो सारे एलिमेंट, तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, उसको भाया सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर से तुम रिप्रेजेंट कियो, तो तुम्हें क्या, अगर ट्रैवर्सिंग मतलब सारे डेटा को एग्जैक्टली वन कम से कम में उसमें चेक करना है, तो ये जो मेथड इज बेसिकली इसको बोलते हैं ट्रैवर्स, ठीक है। सर्चिंग, इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ वन और मोर डेटा आइटम, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एक लिस्ट ऑफ डेटा है और तुम उसके अंदर सर्च, ये कीवर्ड यूज होता है बेसिकली सर्चिंग, मतलब मैं तो एक और वन और मोर डेटा उसके अंदर ढूंढ रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, दैट सेटिस्फाई द गिवन कांस्टेंट, ठीक है। तो such data item may or may not be present in the given collection of data, ठीक है। तुम्हारे पास एक सेट है, तो उसके अंदर मैं एक डेटा को, सेट ऑफ इवन नंबर, उसके अंदर मैं 5 ढूंढ रहा हूँ, तो 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा डेटा को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, और चेक करना पड़ेगा, अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सर्च, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के तौर पे डेटा स्ट्रक्चर इंसर्टिंग, ये कीवर्ड यूज होता है, इट इज यूज्ड टू ऐड न्यू डेटा आइटम इन ए गिवन लिस्ट ऑफ डेटा आइटम, ठीक है। तुम्हारे पास डेटा आइटम्स है, तो उसके अंदर जब न्यू डेटा आइटम को इंसर्ट करते हो तो बेसिकली इसको बोलते हैं इंसर्टिंग। आप कैसे इंसर्ट करोगे, जैसे कि लिंक लिस्ट में और इंसर्शन की बात करें किए है थोड़ा बहुत, स्टैक में, क्यू में इंसर्शन कहाँ पे होता है क्या नहीं, तो ये सब ऑपरेशन बेसिकली सारे जो डेटा स्ट्रक्चर में होता है। फॉर एग्जांपल, टू ऐड द डिटेल्स ऑफ न्यू स्टूडेंट हु रिसेंटली ज्वाइंड इन द कोर्स, तो ये अगर स्टूडेंट अभी आया है फॉर एग्जांपल, तो उसको अगर मेरे लिस्ट में लेना है तो इस टेक्निक को बोलते हैं इंसर्शन। डिलीशन भी हो सकता है, इट मींस टू रिमूव और डिलीट अ पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम ए गिवन कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिलीट अ नेम ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द कोर्स, ठीक है। सॉर्टिंग, तुम्हारे पास सेट ऑफ डेटा है, तो उसके अंदर भी ये काइंड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सॉर्टिंग क्या करते हैं, बेसिकली डेटा आइटम्स कैन बी अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर। अभी तक ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बात की, ये जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है वो रॉ डेटा है और रैंडमली ऑर्गेनाइज। अब पहली बार हम लोग सॉर्टिंग के बारे में बात करते हैं ताकि डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। और इसके चलते ये जो ऑपरेशन है, ऊपर वाला जो ऑपरेशन हम लोग बात किए, ताकि ये सब चीजें आसान हो जाए, इसलिए हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने के, तो ये लिखा है कि डेटा आइटम्स कैन बी अरेंज इन सम ऑर्डर लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। किस टाइप का एप्लीकेशन में हम लोग डेटा को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम लोग डेटा को सॉर्टिंग करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अरेंजिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अगर मैं स्टूडेंट का नाम अगर स्टोर कर रहा हूँ, तो बेसिकली दिस इज वन काइंड ऑफ सॉर्टिंग। इसके चलते क्या होगा, अगर मैं नाम ढूंढ रहा हूँ और कोई प्रोग्राम में, अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है जिसका A से B जेड तक नाम हो सकता है स्टार्टिंग, तो अगर किसी का नाम बाबुल है
तो मैं बी सी तक ही चेक करेंगे, सी शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग, नीड ऑफ सॉर्टिंग। ठीक है, अगर सॉर्टेड डेटा है तो मतलब सी के पहले तक चेक करेंगे तो काम हो जाएगा, उसके पूरा नहीं चेक करना पड़ेगा। और अगर अनऑर्डर डेटा है तो मुझे ट्रैवर्स करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सर्च करना पड़ेगा, यही सब चीजें हैं। तो फॉर एग्जांपल अरेंजिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और कैलकुलेट द टॉप 3 विनर्स बाय अरेंजिंग द पार्टिसिपेंट स्कोर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंड देन एक्सट्रैक्टिंग द टॉप 3। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे टॉप 3 स्टूडेंट के बाद नाम निकालना है जिसने जिसने अच्छा मार्क्स मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बड़ा से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग स्टूडेंट को सॉर्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर मार्क्स। ठीक है, और ऊपर से 3 लोगों को निकाल देंगे। मार्जिन क्या, अब देखेंगे कुछ देर में हम लोग मार्जिन का एग्जांपल और डिटेल में। ठीक है, तो सॉर्टिंग में डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आता है, तो तुम लोग सीख भी रहे हो आई थिंक एल्गोरिथम कोर्स में। ठीक है, सॉर्टिंग मार्जिन list of 2 sorted data items are combined into a single sorted data item। तब हम लोग ये कीवर्ड यूज करते हैं मार्जिन। एनी टाइम्स 2 or more operations are। ठीक है, ये हो गया मार्जिन। अब ये तो गया सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर सिंगल टाइप ऑफ ऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग 1 or more ऑपरेशन 2 or more ऑपरेशन भी अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सेट ऑफ डेटा के अंदर मुझे डिलीट जैसे राहुल को डिलीट करना है, राहुल का नाम फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, पहले राहुल का नाम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। तो बेसिकली सर्टेन ऑपरेशन में ये सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है सीक्वेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ये तुम लोग जानते हो कि व्हाट इज एल्गोरिथम बेसिकली। What is algorithm? Anybody? Roshan? Roshan is there? Yes, sir. What is algorithm? Algorithm क्या है, थोड़ा इनफॉर्मली बोलो तो भी चलेगा। रिया? सर मतलब कोई भी जो प्रोग्राम जो करते हैं सर, उसका मतलब सेटअप मतलब कैसे मतलब करना है, जैसे फ्लो चार्ट होता है ना सर, उसी तरह मतलब एल्गो का भी यूज होता है सर। और कोई कुछ ऐड करना सर चाहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। फाइनाइट स्टेप्स होते हैं इसमें। सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि क्लियर रिया हो, बताओ। मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो। और बस इतना ही। तो एल्गोरिथम सर एक पर्टिकुलर टास्क को फॉलो करने के लिए सेटअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हाँ, वेरी गुड, बस इतना ही। और मुझे पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे सेटअप इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये सेटअप इंस्ट्रक्शन फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि तुम इनफाइनाइटली करते जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली कोरमैन का बुक देखो, इसमें अच्छे से लिखा है, फॉर्मली डिफाइंड प्रोसीड्यूर फॉर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन। ठीक है, तो इफ ए प्रोसीड्यूर इज फॉर्मली डिफाइंड देन इट कैन बी, अगर प्रोसीड्यूर सब फॉर्मली डिफाइंड है, ठीक है, तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेजेस सच एज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड टू बी इफेक्टिव, to be an effective procedure for solving a problem in finite number of steps। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग की बात कर रहे हैं टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइटली हो रहा है तो टर्मिनेट होने। तो यहाँ पे दैट इज इट प्रोवाइड्स आंसर, नॉट ओनली एल्गोरिथम क्या करती है, इट प्रोवाइड्स आंसर। ठीक है, और क्या करती है, गारंटीड टू टर्मिनेट, ऐसा नहीं कि लूप में चलते जाए और 100 साल तक चलते जाए ये एल्गोरिथम। ठीक है, और मुझे आउटपुट लेने के लिए 100 साल बाद 100 साल वेट करना पड़ेगा, तब तक काफी चेंज हो जाएगा बहुत। ठीक है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म सर्टेन जॉब। ठीक है, डिफरेंट अप्रोच
टू डिजाइन एन एल्गोरिथम है, बहुत सारे अप्रोच भी है। तो बेसिकली एक अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच, एक अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। ये आई थिंक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट, ठीक है, तो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास इतना ही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो लेट मी क्लोज द सेशन है। Okay, so let us close the session here. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है सर। Thank you, sir. Okay.